चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय इस चुनाव के दौरान रहा है कि पीके की नई पार्टी जन स्वराज का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। भाजपा के नेता मानते हैं कि टीवी वाले बेवजह टाइम खराब कर रहे हैं, पीके केवल टीवी पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, काउंटिंग के दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने संघर्ष जमीन पे किया है, उनकी पार्टी ने हर सीट पर प्रचार करने की कोशिश की है। अब तक का चुनावी इतिहास क्या कहता है? जो पॉलिटिकल स्टार्टअप्स हैं, जो नई पार्टियां हैं, अब तक का उनका इतिहास क्या रहा है? क्या बिहार जैसे राज्य में एक नई पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की कोई संभावना है या नहीं? आइए एक नजर डालते हैं उन पार्टियों पर जिन्होंने फर्स्ट इलेक्शन फर्स्ट शो में सीधे छक्का मारा, जो कि आई एक आंदोलन से या जो आए किसी क्रांति से और सीधे सीधे सत्ता की कुर्सी पे पहुंच गए। ये हुआ था 1983 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ। नेता थे एनटी रामाराव, बड़े सुपरस्टार थे। 294 में से 202 सीटें इन्होंने जीती थी। इनको 46% वोट पड़े थे और इन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कर दिया था 1983 में तेलुगु देशम। ऐसा हुआ 1985 में भी असम गण परिषद के साथ। नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंत। इनको मिली 126 में से 64 सीटें, 35% वोट आए। एक बार फिर से कांग्रेस का सफाया हो गया और असम गण परिषद, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन से निकल के आई थी, पार्टी बनी, स्टूडेंट्स मूवमेंट की पार्टी थी, सीधे ये सत्ता में आ गई। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल स्टार्टअप जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो था 2013 में आम आदमी पार्टी। दर्शकों को याद होगा 70 में से 28 सीटें अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी की आई थी। इनको करीब 30% वोट पड़ा था। शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि फुल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को 2013 के चुनाव में नहीं मिली थी, लेकिन इससे हुआ ये कि बीजेपी, जो कि वरना जीत जाती, वो पीछे हो गई, सरकार में नहीं आ पाई क्योंकि काम बिगाड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। तो ये थी उन पार्टियों की सूची जिन्होंने पहले ही चुनाव में बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद नजर डालते हैं उन पार्टियों पर जिन्होंने किसी और पार्टी का काम बिगाड़ दिया। जीते तो नहीं, लेकिन ऐसा प्रदर्शन दर्ज किया कि दूसरी किसी पार्टी का काम बिगड़ गया। 2009 में चिरंजीवी प्रजाराज्यम पार्टी 18 सीटें आई, 294 में से करीब 16% वोट पड़े। चिरंजीवी की पार्टी के चक्कर में हुआ ये कि वोट बढ़ गया और कांग्रेस को फायदा हो गया, वरना कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो नुकसान पहुंचाती। लेकिन चूंकि करीब 16% वोट चिरंजीवी की पार्टी ले गई, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को 2009 में फायदा हो गया। इसके अलावा अगर हम नज़र डालते हैं एक और पार्टी पर जिसने काम बिगाड़ा किसी और का, वो है डीएमडीके। फिर से 2009, ये मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि 0 सीटें आई 39 में से, लेकिन डीएमडीके के प्रदर्शन के चलते 15 से 19 करीब ऐसी सीटें थी जहाँ पर एआईएडीएमके को नुकसान हो गया, क्योंकि डीएमडीके कैप्टन साहब की जो पार्टी है वो 10% वोट ले गई। ये 2009 का लोकसभा का चुनाव है। 10% वोट ले गई, इससे सीधे सीधे एआईएडीएम को नुकसान हुआ और डीएमके को फायदा हुआ। नजर डालते हैं एक और पार्टी पर जिसने काम बिगाड़ा। ये जो पिछला चुनाव था बिहार का 2020 का, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी अलग लड़ रही थी। इनको केवल एक ही सीट मिली, 243 में से जीत तो इनकी केवल एक पे हुई, लेकिन जो 6% वोट लिया उसका असर ये हुआ कि वोट सारे बढ़ गए और जनता दल यूनाइटेड को 30 सीटों पर नुकसान हुआ। इस वजह से जेडीयू की जो टैली थी वो क्रैश कर गई और 6% सीधे सीधे एनडीए को वोट शेयर का लॉस हुआ इस दफा। लेकिन चिराग पासवान एनडीए के साथ ही लड़ रहे हैं। तो ये थी नजर उन पार्टियों पर जिन्होंने किसी न किसी का काम बिगाड़ा। अब तक का प्रशांत किशोर का प्रदर्शन रहा क्या है, उनका स्कोर कार्ड क्या है, जानने का केवल एक ही तरीका है। 4 असेंबली बाईपोल्स हुए जहां पर पीके की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। उनमें बेलागंज में पीके की पार्टी आई तो तीसरे स्थान पर, लेकिन उनको मिले करीब 17,285 वोट। जनता दल यूनाइटेड यहां पर जीतती है, लेकिन 17,001 असेंबली बाईपोल में काफी बड़ा वोट शेयर होता है, जो कि पीके की पार्टी को मिला। तो 4 उपचुनाव थे। बेलागंज में करीब 17,000 वोट आए। दूसरे उपचुनाव की सीट पर नजर डालते हैं इमामगंज की। यहां पर 37,103 वोट आए। यहां पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जितेंद्र राम मांझी की जो पार्टी है वो जीती। यहां पर भी पीके का प्रत्याशी 3rd नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आए पीके के प्रत्याशी। अगली सीट पे आते, बाकी जो दोनों सीटें थी वहां पे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। रामगढ़ की सीट में केवल 6,513 वोट आए और यहां पर पीके का जो प्रत्याशी है वो 4थे स्थान पर रहा और यहां पर जीती बीजेपी। तो ये 6,513 ही वोट आए यहाँ पे।
आखिरी सीट पर आते हैं, ये है तरारी की सीट। यहाँ पर 5,592 वोट आए। यहाँ पर पीके का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आया और बीजेपी यहाँ जीती। सतीश के सिंह, ये है पॉलिटिक्स की स्टार्टअप्स। एक स्टार्टअप होता है यूनिकॉर्न स्टेटस, जो कि सीधे सीधे बिलियनर बन जाए और सत्ता में आ जाए। अब तक जो आपने देखा है, समझा है, पीके का हश्र कैसा रहने वाला है? कौन सी पार्टी से, जो कि फर्स्ट चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि तुलना होगी 14 तारीख को? देखिए, किसी पार्टी से पीके की तुलना हम नहीं कर पाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि एक बिहार में एक रूप में केजरीवाल जैसा, लेकिन वो बहुत दूर की बात होगी। थोड़ा विस्तार से मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, पीके का प्रभाव बिहार में नहीं होगा, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नैरेटिव में भी वो एक उन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया है। और जो मुझे रिपोर्ट है, गंगा के उस पार और कुछ एक इलाकों में इधर क्या कहते हैं, मगध में भी एक दो जगह उनका प्रभाव है। मैं आपको बताऊं कि पटना की 2 सीट का अगर बिगड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका सिंगल उसके लिए जो किरदार है वो पीके होंगे। कहिए तो सीट भी बता दूं, कुम्हरार और ये दिग्घा वाला सीट। तो ये है, उनका प्रभाव है। इसका एक तो ये कह, या हाँ, ये हो सकता है थोड़ा हवाबाज है, बवंडर थोड़ा फैलाते हैं, सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हैं। अब वो कहने को क्या कहते थे कि 25 से 30 नीतीश को आएगा। यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश होंगे कि नहीं। पीके ने कहा कि 25 से 30 होगा। होता है, हवा फैलाने की बात की जाती है। इस चुनाव में राहुल 2 ही फैक्टर है, एन एंड पी फैक्टर। एम जो आप महिला कह रहे हैं, या मोदी फैक्टर, मैं उसको बहुत तवज्जो बिहार में नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तो आप देखें कि क्या नाम है, रूडी जी ने तो योगी फैक्टर को भी खत्म कर दिया, यहाँ पर आके जाति फैक्टर ला दिया। लेकिन एन फैक्टर नीतीश का फैक्टर है, और जो दूसरा फैक्टर है वो पी फैक्टर है, वो प्रशांत किशोर फैक्टर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम बहुत ज़्यादा सीटें ले आएंगे, लेकिन पीके के वोटों से इस बार के बिहार में ये पक्की बात मान के चलिए कि अगले सरकार का उलट पुलट इसी से होना है। आपको लग रहा है ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, वोटों से मैं कह रहा हूं, सीटों से नहीं। मैं आपको और एक चीज और बता दूं राहुल, आप 14 तारीख को हम लोग यहां रहेंगे। आप देखिएगा कि 14 के बाद जो बिहार में ये पटाखे जो फूटने हैं, जो फायर वर्क्स होने हैं, उसमें क्या रोल रहता है पीके का, उसमें मेरी नजर है। ऐसे में बिहार के पूर्व चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने औसत अगर वोट आते हैं तो साधारण तौर पर वो कितनी सीटों में तब्दील होता है। ये जानना बड़ा जरूरी है। ये जय मृग के आंकड़े हैं, जय उसके बाद उसको समझाने भी वाले हैं। अगर आप नजर डालें कि पुराना जो चुनावी करीब 2010 के बाद तो बाइपोलर द्विपक्षीय चुनाव रहा, अगर पुराने आप देखते हैं तो करीब 7% से कम वोट आता है तो उम्मीद यही हो सकती है कि 5 से कम ही सीटें आएंगी। ये पुराने डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया गया है। 7 से 14% के बीच में अगर जन स्वराज का वोट आता है तो उनको 5 से 20 सीटों के बीच में मिल सकती हैं। 14 से 17 के बीच अगर वोट आता है तो 21 से करीब 40 सीटें मिल सकती हैं। 18 के पार अगर वोट शेयर जन स्वराज का किसी तरह से जाता है तो फिर ये तय कर पाना कि सीटें कितनी आएंगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जहां पे जो सबसे आगे रहता है वो जीत जाता है। 18 के पार चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं अनुमान लगा पाना। जय मृग, दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि जो बिहार जैसा राज्य है वहां पर पुराने आंकड़ों के हिसाब से किसी नई पार्टी का वोट शेयर चुनाव के बाद क्या रहेगा, इसका अनुमान लगाना इतना मुश्किल क्यों है? जय मृग। बिल्कुल, देखिए राहुल, हमने ये डाटा तैयार करने से लगभग 1957 जो बिहार का दूसरा चुनाव है स्वतंत्रता के बाद, वहां से सारे आंकड़े जोड़ना शुरू किए। मतलब हमने उस जमाने में जो एक प्रखर पार्टियां मानी जाती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, फिर बिहार में उस वक्त झारखंड पार्टी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार की पहली विधानसभा में झारखंड पार्टी विपक्ष थी। मतलब एक छोटे रीजनल फोर्सेस का एंड पॉलिटिकल अपस्टार्ट्स का इतिहास रहा है बिहार में। उसके बाद सीपीआई एक वहां पे अपस्टार्ट थी।
हमने उन सारे के परफॉर्मेंस टैबुलेट किए हैं और जो एक स्टैटिस्टिकल मीडियन होता है उनके परफॉर्मेंस का वो लिया है कि कितने वोट शेयर पर उनको कितनी सीटें मिली थी। तो वो स्टैटिस्टिकल मीडियन लेने के बाद हमारा ये टेबल तैयार हुआ जिसमें हमने पाया कि अगर 7% तक है, मतलब दीज आर अप्रोक्सीमेट रेंजेस, जैसे समता पार्टी को 1995 में 7% वोट आए और 7 सीटें भी आई। So these are the actual median ranges for a particular वोट शेयर। मतलब आपको एक तरीके का वोट शेयर एक रेंज में आया तो आपकी सीटें कौन से रेंज में होंगी, ये उसका टेबल वहां से इतिहास देख के हमारा तैयार हुआ है। तो 0 to 7% में अप्रोक्सीमेटली 0 to 5 सीट्स, 7 से 14 में 5 से 20, 14 से 17, 21 से 40। देखो ये हर किसी में एक बॉर्डर केस है। जैसे कि 1995 का चुनाव ले तो भारतीय जनता पार्टी को 13 या 14% वोट आया था, लेकिन उसने प्रॉपर 40 या 41 सीटें ली क्योंकि उसका वोट एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था, इसलिए रेंजेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि बिहार में अगर किसी प्लेयर को डिसाइसिव, ये हम पूरी बिहार की स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री लेते हैं इलेक्शंस की, किसी प्लेयर को डिसाइसिव भूमिका में उतरना है, मतलब जो मान्यवर काशीराम जी हमेशा कहते थे कि पहले चुनाव में हरवाने के लिए, बाद में हारने के लिए, बाद में हरवाने के लिए और बाद में जीतने के लिए। 17 के बाद अगर 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो कुछ जगह आप हरवाने वाले होते, कुछ जगह आप जीतते भी हो। तो इसलिए वो 17 के या 18 के बाद का अनुमान ओपन हो जाता है। वही एग्जैक्टली हमने उस टेबल में दिखाया। पहले जो आपने डेटा देखा उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितने वोट शेयर पर पीके की कितनी सीटें आएंगी, लेकिन चूंकि बिहार में लोगों को चुनावों में, चुनाव के नतीजों के एनालिसिस में इतना मजा आता है, तो इस सिलसिले को एक कदम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं, ये केवल सिनारियो है जो कि हम जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि किस वोट शेयर पर, चलिए पीके तो छोड़िए, बाकियों का क्या होगा, उस पर ज्यादा निर्भर यह करेगा कि पीके के जो वोट आ रहे हैं वो किससे आते हैं। तो 2 सिनारियो हम आपको दिखाएंगे, एक जहां पर पीके ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं गठबंधन को और एक सिनारियो जहां पे पीके ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एनडीए को। तो एक एक करके देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो जरा गौर से देखिए, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जन स्वराज पार्टी का फर्ज कीजिए 8% वोट शेयर आता है और ये बढ़ता है 45-55, यानी कि 45% वोट आता है एनडीए से, 55% वोट आता है अगर गठबंधन से, यानी कि इस सिनारियो में पीके की पार्टी गठबंधन का ज्यादा वोट लेती है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, ऐसे में एनडीए 166 सीटों पर पहुंच जाती है, गठबंधन 72 सीटों पर रहती है। 2020 का अगर हम आधार लें तो 173 बनाम 69 है। 173 इस वजह से कि हमने जोड़ दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी जोड़ दिया, हमने जेडीयू और बीजेपी को भी जोड़ दिया। जो अभी का एनालिसिस है, जो अभी के अलायंसेज हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी ले लिया, जीतेंद्र राम मांझी को। तो ये 173-69 ये बेसलाइन का स्टार्टिंग फिगर है। दूसरा, अगर पीके की पार्टी को 12% वोट आता है, जिसमें से पीके की पार्टी को अगर 12% वोट आता है और इसमें से 40% जो वोट है वो आता है एमजीबी से, 40% आता है एनडीए से और 60% आता है एमजीबी से, यानी इस सिनारियो में ज्यादा नुकसान पीके फिर से एमजीपी को लेते हैं। मतलब 10 वोट में से 6 गठबंधन के आते हैं और 4 एनडीए के। ऐसे में एनडीए को फायदा होता है, 174 सीटों पे एनडीए पहुंच जाती है और 55 सीटों पे एमजीबी। याद रखिएगा कि पीके अपने आप को ही फायदा पहुंचाएं, ये जरूरी नहीं है, उनके वोटों के चलते दूसरों का जो समीकरण है, दूसरों की जो सीटें हैं, उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर पीके की 12% वोटें आती हैं और ये आते हैं 30-70, यानी कि 30 जो वोट है उसके आते हैं एनडीए से और 70 वोट आते हैं गठबंधन से, ऐसे में एनडीए 187 पे पहुंच जाती है और गठबंधन 42 पे। यानी एनडीए चाहेगी कि जितना ज्यादा नुकसान हो वो हो गठबंधन के वोट को, कि पीके का जो भी वोट शेयर आए, 8 हो या 12, वो ज्यादा से ज्यादा अगर गठबंधन से आता है तो एनडीए की टैली इस तरह से बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ, और ये बात सतीश के सिंह कह रहे थे, उम्मीद गठबंधन की यह है कि चूंकि ये खुद अपर कास्ट से आते हैं, युवाओं के बीच में इनका कुछ प्रभाव है, अगर नुकसान ये ज्यादा एनडीए को पहुंचाते हैं तो फिर गठबंधन की सीटों का क्या हो सकता है, इस केस पर एक नजर डालते हैं। ये दूसरा सिनारियो है। यहां पर अगर 8% वोट आते हैं, उसमें से अगर 55% एनडीए के वोटर्स हैं और गठबंधन के 45, ऐसे में एनडीए का जो सीट शेयर है वो घटकर 166 हो जाता है, गठबंधन फिर 72 सीटों पे। अगर 12% वोट आते हैं, इसमें 60% जो वोट हैं गठबंधन के, यानी कि 10 अगर वोट पड़ते हैं पीके को, 6 आते हैं एनडीए से और 4 आते हैं गठबंधन से,
तो एनडीए घटकर 155 पे आ जाती है। इसी तरीके से अगर 16% वोट आते हैं लेकिन 7 वोट आते हैं एनडीए से और 3 गठबंधन से, तो फिर आप देखते हैं किस तरीके से एनडीए का जो सीट शेयर है वो 114 पे आ जाता है और गठबंधन का 104 पे।